Good morning, students. So today we will do English worksheet number 76, day 23 January 2021, class 10th. So in this worksheet, you will read chapter 6, The Making of Scientist, from your textbook Footprints Without Feet. So in this worksheet, there is a paragraph from the chapter 6. So here you can see this is the paragraph. Okay. So let's start reading and answer the questions given below. The Making of a Scientist is a story about the leading scientist Richard Arkwright. Okay. The Making of a Scientist जो ये कहानी है वो किसके बारे में है? एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम है रिचर्ड एब्राइट. He was a curious child right from the beginning years of his life. अपने जीवन के शुरुआत से ही जब वो बहुत छोटा था, जब वो बच्चा था, रिचर्ड वो काफ़ी क्यूरियस चाइल्ड था, काफ़ी जिज्ञासु था. जिज्ञासा का मतलब होता है, क्यूरियस का मतलब होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना. ओके. और जब आप क्यूरियस होते हो किसी चीज़ को जानने के लिए, तब आप एफ़र्ट्स करते हो, कोशिश करते हो और जानते हो कि कोई चीज़ कैसी क्यों है या ऐसा क्यों होता है. ओके. तो वो एक पहला स्टेप माना जाता है जब आप अपनी मेहनत करते हो, कोशिश करते हो किसी चीज़ को जानने के लिए. ओके. ही हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन हिज चाइल्डहुड. अपने बचपन में रिचर्ड ने काफ़ी बटरफ्लाइज कलेक्ट करी. और ये कलेक्शन करना यानी चाहे वो बटरफ्लाइज हो, फॉसिल्स हो, रॉक्स हो, कॉइन्स हो, इन चीज़ों का कलेक्शन करना उसकी हॉबी बन गई थी. एंड बाय द टाइम ही इज़ इन सेकेंड ग्रेड, उस टाइम पे वो सेकेंड क्लास में था. ही हैड ऑलरेडी गैदर्ड ऑल द 25 स्पीसीज फाउंड इन हिज होम टाउन. होम टाउन मतलब जिस जगह पर वो रहते थे, उस होम टाउन में जितनी भी तरह की बटरफ्लाइज पाई जाती थी, करीब 25 स्पीसीज़ का मतलब होता है प्रजातियाँ. ओके. तो ऑलरेडी उसने कितनी तरह की बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली थी? 25 प्रजातियाँ. ठीक है. ऑल्सो ही कलेक्टेड कॉइन्स, फॉसिल्स एंड रॉक्स. तो बचपन में रिचर्ड की हॉबी थी कलेक्शन करना, चाहे वो बटरफ्लाइज की हो, कॉइन्स की हो, फॉसिल्स या रॉक्स की हो. वन डे his mother gave him a book named The Travel of Monarch X. एक बार उसकी मदर ने उसको एक किताब दी जो किताब का नाम था कि ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स. मोनार्क बटरफ्लाइज का नाम होता है. ये काफ़ी बड़ी बटरफ्लाइज होती हैं और ये क्या करती हैं? माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह. दिस बुक हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ. और ये किताब पढ़ने के बाद रिचर्ड की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया. ये एक टर्निंग पॉइंट था. टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है वो मोमेंट या वो टाइम जहाँ पर आपकी लाइफ चेंज हो जाए या कोई आप ऐसी चीज़ करने लग जाए लाइफ में जो पहले आप कभी नहीं करते थे. ओके. एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस. इसी किताब की वजह से रिचर्ड का इंटरेस्ट जो था वो साइंस में होने लगा. ठीक है. उसे साइंस पसंद आने लगी. ही एक्सपीरियंस द रियल साइंस इन कंट्री साइंस फेयर. ठीक है. कंट्री साइंस फेयर यानी एक मेला लगता था साइंस का, जहाँ पर बच्चे जो होते थे या जो भी पार्टिसिपेट करते थे, वो जो भी उन्होंने इन्वेंट किया है, कोई नई छोटी मोटी इन्वेंशन की है, किसी तरह का कोई काम किया है, वो चीज़ बच्चे वहाँ पर क्या करते थे? एग्ज़िबिशन लगाते थे उस साइंस फेयर में. तो जब वो साइंस फेयर विज़िट करने गया, तब उसे लगा कि एक्चुअल साइंस यानी रियल विज्ञान, एक सच्चा विज्ञान होता क्या है. ठीक है. किस तरीके से चीज़ें होती हैं. तब उसे वो चीज़ें समझ में आई कि साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो उसी के लिए बना है. एंड मोर ओवर ही अंडरस्टूड दैट टू विन समथिंग ही नीड्स टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. जब वो साइंस फेयर में गया, वो पार्टिसिपेट भी करता था साइंस फेयर में, जो विज्ञान का मेला लगता था. उसमें तरह तरह की इन्वेंशंस की जाती थी, टेस्ट किए जाते थे, बच्चे करते थे. तो जब वो
उसने एक बार पार्टिसिपेट किया, शायद फर्स्ट टाइम। तो उसने क्या किया था, फ्रॉग टिश्यूज़ को दिखाए थे माइक्रोस्कोप में। उसने मेंढक के जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें उसने माइक्रोस्कोप में दिखाया, डिस्प्ले किया। जो खास नहीं लगा वहाँ पर, जो साइंस फेयर में जो टीम आई होगी जिन्होंने ये सिलेक्ट किया होगा कौन बच्चा अच्छा है, कौन विनर रहेगा, उन्हें ये कुछ खास नहीं लगा। बल्कि जो और बच्चे थे सबको ही कोई ना कोई प्राइज़ मिला सिवाय रिचर्ड के। तब उस दिन रिचर्ड ने एक लेसन सीखा, एक सबक लिया कि अगर उसे इस साइंस फील्ड में कुछ करना है तो उसे एक असली वर्क, असली काम करना होगा साइंस का। और उसको इन्वेंशंस या फिर कुछ नई चीज़ डिस्कवर करनी होगी। मेयर डिस्प्ले ऑफ एनी थिंग विल नॉट मेक हिम साइंटिस्ट। उसको लगा कि मैं सिर्फ अगर ये माइक्रोस्कोप्स में टिश्यूज़ और सेल्स दिखाऊंगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तब उसने उस दिन सोचा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करनी होगी। यहीं से उसके अंदर चेंजेस आने लगे थे। Later, for his 8th grade, he selected the assignment of finding the cause of viral sickness that killed almost all the monarch caterpillars every year. फिर उसने एक खुद से एक असाइनमेंट लिया, एक ऐसा काम लिया जिसमें वो ये ढूंढने लगा कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं, कैटरपिलर क्या है, जो इनिशियल स्टेज होती है ना बटरफ्लाई बनने की, तो उससे पहले कैटरपिलर होते हैं, फिर वही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं बाद में बटरफ्लाई में। तो जो कैटरपिलर्स होते हैं उनको कोई बीमारी लग जाती है और हर साल कई कैटरपिलर्स इस तरह से मर जाते हैं। तो उसने उस वायरल सिकनेस की, उस बीमारी का कारण खोजने के लिए उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए। ओके, और उस वक्त वो किस में थे, 8th ग्रेड में थे। क्लियर है। He thought that the cause for this could be a beetle. उसको लगा कि जो कैटरपिलर्स हैं उनमें जो वायरल बीमारियां हो रही हैं उसका शायद मेन रीज़न बीटल है। बीटल एक तरह का कीड़ा है, ठीक है। उसको लगा कि शायद इससे इन्फेक्शन कोई हो जाता होगा, इसलिए वो वायरल फीवर उन मोनार्क्स में होता है। सो ही रेस्ड कैटरपिलर्स विद द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। फिर उसने क्या किया, कुछ कैटरपिलर्स लिए और उनको बीटल के साथ, यानी उस कीड़े के साथ उनको ग्रो करना शुरू किया, रेज करना, उनको बढ़ाना शुरू किया। लेकिन वो गलत था इस सोच में कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स है वो बीटल की वजह से बीमार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हाउएवर ही वाज रॉन्ग, वो गलत था। Next year, his project for the science fair was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. फिर उसने अगला प्रोजेक्ट क्या लिया साइंस फेयर में, उसमें साइंस में मेले में उसने ये टेस्ट करने की कोशिश की कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं, अब ये दूसरी प्रजाति है तितलियों की, कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को क्यों कॉपी करती हैं, क्यों नकल करती हैं। ओके, आप लेसन रीड कर लीजिए एक बार, ये चैप्टर 6 फिर से रीड कर लीजिए कम्प्लीटली अच्छे से, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समरी दी गई है उस लेसन की। His project got the first prize in zoology division and third in country science fair. और उसका जो ये इसकी जो एक्सपेरिमेंट थी या जो ये स्टडी था वाइसरॉय बटरफ्लाई वाला, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला जूलॉजी डिवीज़न में और थर्ड प्राइज़ मिला कंट्री साइंस फेयर में। ओके, देन इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ द हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल में थे, दूसरा साल चल रहा था उनका, Richard Ebright research led to his discovery of an unknown insect hormone which led to his new theory on the lives of cell. उसके बाद उन्होंने एक और स्टडी करी, उन्होंने डिस्कवरी करी अननोन इंसेक्ट हार्मोन की, ठीक है। और वो स्टडी जो थी किस चीज़ में काम आई कि किस तरीके से जो सेल्स होते हैं, ठीक है, कैसे लाइफ चलती है, कैसे सेल्स चलते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी जो सेल होता है। और तो काफ़ी बड़ी डिस्कवरी थी ये उनके लिए।
He tried to find the purpose of tiny golden spots on the back of monarch pupa. उसके बाद उन्होंने खोजने की कोशिश की जो monarch pupa होते हैं, यानी बटरफ्लाई, जो monarch बटरफ्लाई है उससे पहले प्यूपा होते हैं वो, ठीक है। तो उस पर ब्लैक स्पॉट्स होते होंगे, तो वो क्यों होते हैं? गोल्डन स्पॉट्स जो होते हैं, ब्लैक नहीं गोल्डन, ओके। दिस project won first place in a country science fair and a chance to work in Walter Reed Army Institute of Research. और उनकी इसी स्टडी या इसी डिस्कवरी की वजह से उनको पहला प्राइज़ मिला कंट्री साइंस फेयर में, और वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में उनको काम करने का मौका मिला, ओके। As a high school student, he continued his advanced experiment. As a high school student, वो जब हाई स्कूल स्टूडेंट थे, वो अपने इस एक्सपेरिमेंट को, अपनी डिस्कवरी को कंटिन्यू रखा उन्होंने। फाइनली वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। फिर उन्होंने हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी रिचर्ड एब्राइट की, ओके। वन डे वाइल लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज़ ऑफ द हार्मोन, वो हार्मोन्स के एक्सरे फ़ोटो देख रहे थे एक दिन, एंड ही गॉट द आइडिया ऑफ अ न्यू थ्योरी। फिर उन्हें एक नई थ्योरी का आइडिया आया, एक नई खोज का एक आइडिया आया। वो क्या था? दैट टेल्स सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। मतलब कि अगर बटरफ्लाई की बॉडी का एक सेल है, उससे वो सेल जो है वो डीएनए रीड कर सकता है कि डीएनए किस फॉर्म में है, ओके। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर उनकी ये डिस्कवरी या ये जो थ्योरी थी, स्टडी थी जो, अगर वो अध्ययन सही निकला, तो इट वुड बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। और ये सबसे बड़ा स्टेप किस और था? वो जीवन को जान सकते थे, या ये जो लाइफ का प्रोसेस है, जीवन का जो प्रोसेस है किस तरह से चलता है, वो उसको जान पाते। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease. इसके अलावा वो कितने तरह के कैंसर्स होते हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है, या और भी जो बीमारियां हैं उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी रोका जा सकता है, उसके बारे में भी ये बहुत ही बड़ा स्टेप होता। He has other interest also like a public speaking. अब देखिए यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट के बारे में बता रहे हैं कि डिस्कवरी करने के अलावा, साइंस में रुचि रखने के अलावा और क्या क्या हॉबीज़ थी उनकी। पब्लिक स्पीकिंग, ओके, वक्ता बनना चाहते थे वो, लोगों को एड्रेस करना चाहते थे, डिबेट में पार्टिसिपेट करना। कैनोइस्ट होता है एक, कैनो एक्चुअली एक छोटी नाव होती है, डोंगी होती है, उसको चलाना, यानी कि कुछ लोग जो हैं ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो वो कैनोइस्ट भी थे, वो छोटी नाव चलाना जानते थे, तो वो सोचते थे कि इसी तरह से मैं ट्रैवल करूं, ओके। ही वॉज एन आउटडोर पर्सन, बाहर घूमना फिरना उन्हें बहुत पसंद था। ऑल्सो ही वॉज कम्पिटिटिव बट इन गुड सेंस, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे, यानी कि उन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, उस चीज़ के लिए मेहनत करना, जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता था, लेकिन वो अच्छे काम के लिए कॉम्पिटिटिव थे, ना कि बुरे काम के लिए। जैसे कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा कि जो वो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा है, जिसमें कि वो भी एक साइंटिस्ट ही था ग्रिफिन, लेकिन वो एक क्रिमिनल था, क्रिमिनल माइंडेड था। वो साइंटिस्ट था, उसने जो डिस्कवरी की थी वो गायब हो सकता था, एक केमिकल जो वो यूज़ करता था, लेकिन उसने उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाया, ओके। तो इस तरीके से रिचर्ड एब्राइट नहीं थे, ओके। एंड ऑलवेज वांट टू डू हिज बेस्ट, वो हमेशा अपना अच्छा देना चाहते थे, मेहनत करके कुछ अचीव करना चाहते थे। मोर ओवर ही possessed all the traits of becoming a good scientist. एक अच्छे वैज्ञानिक बनने के उनमें सारे ही गुण थे। ट्रेट्स मतलब गुण, ओके। यहाँ पे लिखा है विद परसिवरेंस, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एनी ड्रीम इज़ अचीवेबल। आप कुछ भी इस लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर
परसिवरेंस होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। डेडिकेशन का मतलब आत्मसमर्पण, डेडिकेट हो जाओ आप उस चीज़ के लिए। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको सिर्फ वही चीज़ दिखनी चाहिए। ओके, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो परसिवरेंस, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट कीज़ टू अचीव एनी गोल। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 10 क्वेश्चंस हैं जिनमें कि 4 क्वेश्चन जो हैं आप देख सकते हैं 20 से 30 शब्दों में लिखने हैं, और कुछ अगले 4 क्वेश्चन 40 से 50 शब्दों में। उसके बाद 2 क्वेश्चंस लॉन्ग हैं, 100 to 120 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर्स पे ले जाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने यहाँ प्रोवाइड करा दिए हैं आपको, आप इन्हें कॉपी में उतार लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट ऑल हॉबीज़ डिड एब्राइट डेवलप इन किंडरगार्टन। जब वो किंडरगार्टन में थे, छोटे थे, तो किस तरह की हॉबीज़ थी उनकी। सो एब्राइट स्टार्टेड कलेक्टिंग थिंग्स, उन्होंने चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इन हिज स्पेयर टाइम, खाली समय में वो चीज़ों को कलेक्ट किया करते थे। ही वुड कलेक्ट बटरफ्लाइज, कॉइन्स, फॉसिल्स, रॉक्स एंड बटरफ्लाइज एज अ हॉबी। ठीक है, उनका शौक था इन चीज़ों को कलेक्ट करना। Now question number 2, how did Ebright's mother help him in becoming a scientist? उनकी मदर ने कैसे मदद की उनको वैज्ञानिक बनने में। So Richard Albright's mother made Richard the center of her life. जो उनकी मदर थी उनके लिए जो रिचर्ड थे वो उनके जीवन का केंद्र बिंदु थे, सिर्फ वही जीवन थे उनके लिए। इसलिए शी वुड बाई माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड बुक्स फॉर हिम, वो उनके लिए ये सब चीज़ें लाया करती थी। माइक्रोस्कोप लाती थी, टेलीस्कोप, किताबें लाती थी। शी गेव हिम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। उन्होंने कौन सी किताब दी उन्हें, ये जो मैंने अभी बताया ये किताब दी। शी अरेंज ट्रिप्स फॉर हिम, ट्रिप्स अरेंज किया करती थी। एंड वुड ऑल्सो प्रिपेयर डिफ़िकल्ट टास्क फॉर हिम, यानी कि रिचर्ड की मदर ने उनको काफ़ी मदद की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 2 एब्राइट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ड ऑफ साइंटिस्ट। 2 आपको कॉन्ट्रीब्यूशन बताने हैं, याद रखिएगा। एब्राइट डिस्कवर्ड ए हार्मोन, उन्होंने एक ऐसा हार्मोन ढूंढ लिया था दैट वाज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई, जो कि बटरफ्लाई के ग्रोथ के लिए वो काफ़ी आवश्यक था। पहला डिस्कवरी ये था उनका, पहली कंट्रीब्यूशन, योगदान। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। हिज अदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या था, दैट प्रूव टू बी हिज स्टडी ऑफ हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए, कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स यहाँ पर मतलब बॉडी का सेल, शरीर में जो सेल होते हैं, ओके, वो किस तरह से डीएनए रीड करते हैं, वो उनकी दूसरा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, व्हाट वर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट इन मेकिंग एब्राइट ए साइंटिस्ट। कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से एब्राइट एक लीडिंग साइंटिस्ट बने। तो 3 क्वालिटीज़ थी, दी 3 क्वालिटीज़ ऑफ एब्राइट विच कंट्रीब्यूटेड वर। पहली क्वालिटी थी, ही वॉज अ फर्स्ट रेट माइंड, मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट थे वो। दूसरी, अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, ये क्यूरियोसिटी वर्ड है कि उनके अंदर जिज्ञासु थे, वो काफ़ी जानने की इच्छा रखते थे। एंड थर्ड क्या है, एंड अ विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और सही चीज़ों के लिए जीतने की इच्छा रखना। ठीक है, वो साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते थे और हमेशा जीतने के लिए वो खूब मेहनत करते थे। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से एब्राइट जो है वो साइंटिस्ट बने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप, व्हाट इज़ द थ्योरी अबाउट। हमने पढ़ा कि उसमें था कि अगर थ्योरी सही निकली तो ये बहुत बड़ा कदम होगा साइंस में, विज्ञान में। तो कैसी थ्योरी थी वो, अब हमें ये 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। वन डे वाइल लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज ऑफ द हार्मोन ही गॉट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थ्योरी दैट टेल्स सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। ये हमने पढ़ लिया कि उन्होंने ऐसी थ्योरी इजाद करी जिसमें कि वो जान पाए कि जो सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, वो डीएनए को रीड कर सकते हैं।
सो द थ्योरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, थ्योरी एक्चुअली क्या थी कि लाइफ प्रोसेस को कैसे समझ सकें. That will be a big step for preventing some types of cancer and other diseases. Okay. Now question number 6. What lesson did Ebright learn when he could not win a prize at science fair? जब फर्स्ट टाइम वो साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करे थे, किया उन्होंने, तब वो जीत नहीं पाए थे कोई भी प्राइज़. क्यों नहीं जीत पाए थे? क्योंकि उन्होंने फ्रॉग टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप में डिस्प्ले करके दिखाया था, जो कि ख़ास कोई बड़ी बात नहीं थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं थी. When Ebright did not win anything at the science fair, he learned a lesson. उन्होंने एक लेसन सीखा that he needed to do real experiment. उनको लगा कि अब उन्हें असली एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करनी होंगी जीतने के लिए. नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, ना सिर्फ डिस्प्ले कर देने से कोई चीज़ वो साइंस नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है. सो मेयर डिस्प्ले ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़ विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप इज़ नॉट इनफ. ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स डिड एब्राइट अंडरटेक? कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट लिए थे जब वो स्कूल में थे, हाई स्कूल में थे? He then undertakes the projects and experiments to find out what actually causes the viral diseases that kills nearly all monarch caterpillars. उन्होंने देखा था कि वायरल डिजीज़ेज़ वो कौन कौन सी हैं या क्यों होती हैं, कारण क्या है जिनकी वजह से जो मोनार्क कैटरपिलर्स है वो मर जाते हैं. इसके अलावा ही देन वर्क्स ऑन अ प्रोजेक्ट टू टेस्ट द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स टू सर्वाइव. तो अगर ये आ गया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट्स थे, तो आप ये दोनों लिख सकते हैं. ठीक है, कि पहला कि वायरल डिजीज़ क्यों होता है मोनार्क कैटरपिलर्स को, दूसरा कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी क्यों करती हैं ज़िंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव. ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Hobbies play a very important role in one's life. Elaborate this with reference to the making of scientist. आपकी जो हॉबीज़ होती हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपको कुछ बनने में या सक्सेसफुल होने में. एब्राइट्स मदर इनकरेज्ड हिम टू लर्न न्यू थिंग्स. एब्राइट की जो मदर थी वो हमेशा उन्हें इनकरेज करती थी, उन्हें उत्साहित करती थी कि वो नई चीज़ सीखें. रिचर्ड एब्राइट स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एज अ हॉबी. उनकी जो हॉबी थी कलेक्शन करने की, तो उन्होंने क्या किया, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया. अब जब वो तितलियाँ इकट्ठा करते थे तो उनके बारे में उन्होंने अध्ययन करना भी शुरू किया, और इसी तरीके से उनकी रुचि इसमें बढ़ती चली गई, और इन्होंने इसी से जुड़े हुए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी थ्योरीज जो थी उन पर स्टडी की थी. दिस इनकरेज्ड हिम to research and discover many things. Okay, and therefore hobbies play an important role in one's life. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था. क्वेश्चन नंबर 9, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, 100 से 120 वर्ड्स में. बिसाइड्स क्यूरियोसिटी ए नंबर ऑफ अदर वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट. क्यूरियोसिटी के अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरत थी एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द चैप्टर. आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर बताना है. ओके, तो आंसर क्या है? फ्रॉम वेरी यंग एज रिचर्ड एब्राइट वॉज कॉम्पिटिटिव. बचपन से ही वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे एंड पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट विद क्यूरियोसिटी फॉर द राइट रीज़न टू विन. और हमेशा वो क्या करते थे, क्यूरियोसिटी के साथ काम करते थे, जानने की इच्छा रखते थे, और अच्छे रीज़न के लिए, अच्छे कार्य के लिए वो जीतना चाहते थे. बट हिज मदर वॉज ऑलवेज वेरी डेडिकेटेड एंड मेड हिज स्पिरिट्स राइज हाई. उनकी जो मदर थी वो भी उन्हें काफ़ी इनकरेज किया करती थी. ही डिड नॉट लूज़ हार्ट. उन्होंने कभी हार नहीं मानी. इवन आफ्टर लूजिंग व्हेन ही वॉज इन 7th ग्रेड. जब वो 7th में थे तब वो साइंस फेयर में कोई भी इनाम नहीं जीत पाए थे, फिर भी वो हार नहीं मानी उन्होंने और भी एफर्ट्स किए. टू हिम पीपल अराउंड वर वेरी इनकरेजिंग. उनका मानना है रिचर्ड का कि उनके जो आसपास जो लोग थे, उनकी मदर या और भी लोग, वो हमेशा उनके लिए
उनको इनकरेज किया करते थे, ठीक है। हिज मदर्स इनकरेजमेंट वॉज रियली एन आई ओपनर, और क्योंकि उनकी मदर उनके साथ थी, जो कि बहुत सपोर्ट करती थी, वही थी जिन्होंने इनको नई चीज़ों को सीखने के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, ओके। एंड शी वॉज रियली आई ओपनर। आई ओपनर मतलब आंखें खोल देना, कि अगर वो अच्छे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो उन्हें असली काम करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, डिस्कवरी करनी पड़ेगी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स, अदर इक्विपमेंट। उनकी मदर काफ़ी कुछ उनके लिए करती थी। दस कॉन्स्टेंट सपोर्ट ऑफ ईच अदर ओपनड ए न्यू वर्ल्ड। लोगों से उनको सपोर्ट मिला रिचर्ड को, और इस तरीके से उनको वो एक अच्छे साइंटिस्ट बन पाए। दिस हेल्प अस टू कंक्लूड दैट हार्ड वर्क, पेरेंटल गाइडेंस एंड कीन ऑब्जर्वेशन आर द क्वालिटीज विच हेल्प वन टू एक्सेल। तो ये आपका आंसर 9 है, ठीक है। तो ये आप कॉपी में कर लेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 2016 में भी पूछा जा चुका है। रिचर्ड एप्राइट डिस्प्लेड अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। वेल राउंडेड पर्सनैलिटी मतलब उनके अंदर वो सारी खूबियाँ थी जो एक अच्छे साइंटिस्ट में होती है। डेडिकेटेड भी थे, क्यूरियस भी थे, हार्ड वर्किंग भी थे, ओके। सो डू यू अग्री, एलुसिडेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ गिवन टेक्स्ट। मतलब आपको अपने चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग ही ये आंसर देना है। तो देखिए आंसर में क्या लिखा है। Richard's genius was obvious by the time he was in second grade. हम रिचर्ड की इंटेलिजेंस देख सकते हैं जब वो सेकेंड क्लास में थे। He managed to collect all 25 species of butterflies. उन्होंने 25 तरह की बटरफ्लाइज जो थी वो उनका कलेक्शन किया था अराउंड हिज होम टाउन। देखिए स्पीसीज़ याद रखिएगा, स्पीसीज़ का मतलब होता है अलग अलग तरह की प्रजातियाँ, ठीक है। तो जैसे कि डॉग्स होते हैं, उनमें भी हम देखते हैं अलग अलग तरह के उनमें स्पीसीज़ पाई जाते हैं, अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं डॉग्स में। उसी तरह से हर जानवर में अलग प्रजातियां होती हैं। इसी तरीके से 25 तरह की उन्होंने अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज कलेक्ट की और उन्हें क्लासीफाई भी किया, अलग अलग वर्गीकृत भी कर दिया। ही ऑल्सो लव टू कलेक्ट क्वाइंस, फॉसिल्स एंड रॉक्स। यानी आपको इसमें रिचर्ड की हॉबीज़ के बारे में, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखना है। साइंस वॉज नॉट हिज ओनली पैशन। साइंस ही उनका केवल पैशन नहीं था। ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ हिज स्कूल्स ओरेटरी क्लब। ओरेटरी क्लब मतलब वक्ता, मतलब जहाँ पर ओरेशन की जाती है, बोला जाता है। हमने अभी पीछे पढ़ा था ही वॉज अ पब्लिक स्पीकर, ठीक है। मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब एंड वॉज एन इफेक्टिव डिबेटर। डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे। वो फोटोग्राफी करना भी पसंद करते थे, ओके। He was an enthusiastic canoeist, an all-round outdoor person. Canoeist मैंने आपको समझा ही दिया है अभी पीछे कि जो छोटी नाव होती है वो नाव जिसमें कि लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं अकेले ही। तो कैनोइस्ट भी थे। लर्निंग वॉज ईजी फॉर हिम। कोई चीज़ सीखना उनके लिए आसान था क्योंकि वो मेहनत करना जानते थे। सो ही फाउंड इट सिंपल टू डिवोट टाइम एंड एनर्जी टू मैनी अदर interests. He became a champion in whatever he did. He believed in the spirit of competition to win, but he did not wish to defeat others just to win. देखिए वो जीतना पसंद करते थे, लेकिन दूसरों को हरा कर नहीं, बल्कि अपनी खुद की मेहनत से। He wanted to win, to do his best. वो जीतना चाहते थे अपना अच्छा प्रदर्शन करके। Thus he displayed a well rounded होगा यहाँ पर, ठीक है, well rounded personality. तो ये आपका था आंसर नंबर 10, ओके। सो आई होप आपको वर्कशीट समझ आई हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।